नमस्कार बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं उपासना आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम सभी भगत सिंह द्वारा लिखे गए पत्र के विषय में पढ़ेंगे। आप सभी भगत सिंह से अवगत हैं। आइए इनके विषय में जानते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो कि अब यह पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, जिसके फलस्वरूप 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। यह पाठ पत्र लेखन पर आधारित है, तो आइए पत्र के विषय में कुछ जान लेते हैं। दूर रहने वाले अपने संबंधी मित्रों की कुशलता जानना और अपनी कुशलता उन्हें बताना पत्र के माध्यम से संभव है। आजकल बातचीत के कई से माध्यम हैं, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि, लेकिन पत्र का अपना एक अलग महत्व है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी होते हैं। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ में भगत सिंह द्वारा फांसी से पहले लिखे गए 3 पत्र दिए गए हैं। पहला पत्र उन्होंने अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को लिखा और उनसे क्रांति जारी रखने की अपील की। दूसरा पत्र उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लिखा, जिसमें उन्होंने अपने कार्य को सही बताया और फांसी के बदले गोली से उड़ाने की अपील की। तीसरा पत्र उन्होंने अपने साथियों को लिखा, जिसमें उन्हें अपनी अधूरी ख्वाहिशों और देश के प्रति जज्बातों की बात कही है। फांसी की सज़ा सुनने के बाद नवंबर 1930 में मुल्तान जेल में बंदी अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के नाम लिखा भगत सिंह का पत्र। आइए देखते हैं पत्र में उन्होंने क्या लिखा था। सेंट्रल जेल, लाहौर, नवंबर 1930। प्यारे भाई, मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाएं, परंतु उनके बीच शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को यह दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए वीरता से बलिदान दे सकते हैं। मुझे फांसी का दंड मिला है, किंतु तुम्हें आजीवन कारावास का। तुम जीवित रहोगे और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर हर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं, उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों की अंधकारपूर्ण छोटी कोठरियों में धुल धुल कर निकृष्टतम दर्जे के अत्याचारों को सहन भी कर सकते हैं। तुम्हारा भगत सिंह। यहाँ पर भगत सिंह का पहला पत्र समाप्त होता है। भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को फांसी लगने ही वाली है। उसे किसी तरह कुछ दिन रोकना चाहिए, जिससे उन्हें फांसी से बचाने का प्रयत्न व्यापक रूप से हो सके। यह लाहौर षड्यंत्र अभियोग रक्षा समिति के
कानून विशारदों की राय थी। इसका एक ही उपाय था कि भगत सिंह और उनके साथी गवर्नर से दया की प्रार्थना करें, पर भगत सिंह कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। प्राणनाथ मेहता एडवोकेट की बात भगत सिंह मानते थे। वे 19 मार्च 1931 ईस्वी को जेल में भगत सिंह और उनके दोनों साथियों से मिले। घुमा फिरा कर उन्होंने उनसे जीवन दान प्रार्थना पत्र की बात कही और विश्वास दिलाया कि आप लोग हाँ कर दें तो हम प्रार्थना पत्र की भाषा ऐसी कर देंगे कि उससे आपका जरा भी सम्मान कम ना होगा। दूसरे साथी तो इससे नाराज हुए, पर भगत सिंह ने मान लिया और कहा, अच्छी बात है, तुम तैयार कर लाओ जीवन प्रार्थना पत्र। प्राणनाथ मेहता खुशी खुशी लौटे और कई कानून विशारदों के साथ रात भर जीवन दान प्रार्थना पत्र का प्रारूप बनाते हुए दूसरे दिन 20 मार्च 1931 को जब वे जेल गए तो भगत सिंह ने कहा, हमने तो भेज ही दिया गवर्नर पंजाब को अपना प्रार्थना पत्र, और उन्होंने निम्नलिखित पत्र उनके हाथ पर रख दिए, फांसी नहीं, हमें गोली से उड़ाया जाए। अब अगला पत्र वे लिखते हैं, आदरणीय महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया था, जिसने अक्टूबर 1930 में हमें फांसी का दंड सुनाया। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के इस निर्णय से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रथम यह कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरी यह कि हमने निश्चित रूप से इस युद्ध में भाग लिया है। अतः राजकीय युद्ध बंदी है। यद्यपि इसकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिशयोक्ति है, तथापि हम कहे बिना नहीं रह सकते कि ऐसा करके हमें सम्मानित किया गया है। प्रथम व्याख्या पर हम जरा विस्तार के साथ प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे विचार से प्रत्यक्ष रूप में ऐसी कोई लड़ाई छिड़ी हुई नहीं है और हम नहीं जानते कि युद्ध छेड़ने से न्यायालय का आशय क्या है, परंतु हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही हम इसे इसके ठीक अर्थों में समझाना चाहते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखेंगे। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति व अंग्रेज शासक हों या सर्वथा भारतीय ही हों, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। यदि भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तब भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपकी सरकार कुछ नेताओं या भारतीय समाज के मुखियों पर प्रभाव जमाने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाएं अथवा समझौते हो जाएं, उससे भी स्थिति नहीं बदलती। जनता पर इन सब बातों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इस बात की भी हमें चिंता नहीं है कि एक बार फिर युवकों को धोखा दिया गया है, और इस बात का भी भय नहीं है कि हमारे राजनैतिक नेता पथभ्रष्ट हो गए हैं और वे समझते हैं कि बातचीत में इन निरपराध, बेघर और निराश्रित बलिदानियों को भूल गए हैं। उन्हें दुर्भाग्य से क्रांतिकारी दल का सदस्य समझा जाता है। हमारे राजनैतिक नेता उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में विश्वास रखते हैं। हमारी वीरांगनाओं ने
अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उन्होंने बलिवेदी पर अपने पतियों की भेंट की। उन्होंने अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया, परंतु आपकी सरकार उन्हें कुछ नहीं समझती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर दें और दल की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करें, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। हो सकता है कि युद्ध भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करके, कभी यह युद्ध प्रकट रूप ले ले, कभी इसी दिशा में चलता रहे, कभी भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसानों के स्तर पर जारी रहे और कभी यह युद्ध इतना भयानक हो जाए कि जीवन और मरण की बाजी लग जाए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। यह आपकी इच्छा पर है कि आप जिस परिस्थिति को चाहे चुन लें, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बहुत संभव है कि युद्ध भयंकर स्वरूप धारण कर ले और यह उस समय तक समाप्त नहीं हो जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक व्यवस्था में परिवर्तन या क्रांति नहीं हो जाती और सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। निकट भविष्य में यह युद्ध अंतिम रूप में लड़ा जाएगा और तब यह निर्णायक होगा। साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद कुछ समय के मेहमान हैं। यही वह युद्ध है जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। हम इसके लिए अपने पर गर्व करते हैं कि यह युद्ध ना तो हमने प्रारंभ ही किया और ना यह हमारे जीवन के साथ समाप्त ही होगा। हमारी सेवाएं इतिहास के इस अध्याय के लिए मानी जाएंगी जिसे यतीन्द्रनाथ दास और भगवती चरण के बलिदानों ने विशेष रूप से प्रकाशमान किया है। जहाँ तक हमारे भाग्य का संबंध है, हम पूरा जोर देकर आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय कर लिया है। आप ऐसा करेंगे ही। आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार भी प्राप्त है, परंतु इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत ही अपना रहे हैं और उस पर कटिबद्ध हैं। वकील अभियोग की सुनवाई इस वक्तव्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हम पर युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्ध बंदी हैं और इसी आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्ध बंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए। हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। अब यह सिद्ध करना आपका काम है कि आपको उस निर्णय में विश्वास है जो आपकी सरकार के एक न्यायालय ने दिया है। आप अपने कार्य द्वारा इस बात का प्रमाण दीजिए। हम विनयपूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेना विभाग को आदेश दें कि हमें गोली से उड़ाने के लिए सैनिक टोली भेज दी जाए। भवदीय, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। यहाँ पर इनका दूसरा पत्र भी समाप्त होता है। फांसी के ठीक एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल के ही वार्ड नंबर 14 में रहने वाले बंदी क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के पास एक पर्चा भेजा। सरदार, यदि आप फांसी से बचना चाहते हैं तो बताएं, इन घड़ियों में भी शायद कुछ हो सके। भगत सिंह ने उन्हें यह उत्तर भेजा, साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए और मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जिंदा रहना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाब पार्टी का निशान बन चुका है और इनकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों
और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिले राना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी शक्तियों के भी बस की बात ना रहेगी। हाँ, यह विचार आज भी चुटकी लेता है। देश और इंसानियत के लिए जो हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद उसको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इम्तिहान का इंतज़ार है। आरजू है कि वह और करीब हो जाए। इस प्रकार इनका तीसरा पत्र भी समाप्त होता है। तो देखा बच्चों, किस तरह भगत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा करने में ही लगा दिए। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो आपका गृह कार्य है, कठिन शब्दों को 3 बार लिखकर उसका अभ्यास करें, शब्दार्थ लिखें और याद करें। लघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के प्रश्न संख्या क, ख और ग के उत्तर हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखें। आशा करते हैं यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।